हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सक्सेस क्लासेस टेक्निकल एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर। डियर स्टूडेंट्स, मैथ 3 में आज हम लाए हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है लैग्रांजीज मेथड। इस मेथड का हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कशन किया था और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमने इसके आपको सॉल्व कराए थे। आज का जो लेक्चर स्टूडेंट रहने वाला है उसमें भी हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लाए हैं लैग्रांजीज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर के ऊपर। और आज हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। और चूंकि ये जो मेथड है इसका एवरी ईयर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है, तो आज का जो आपका लेक्चर है आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने जा रहा है। तो आइए स्टूडेंट करते हैं शुरू। तो देखिए स्टूडेंट, आपका जो आज का टारगेट है वो टारगेट आपका क्या रहेगा, टारगेट आपका ये रहेगा कि एक तो आपको लैग्रांजीज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर को एक बार फिर से थोड़ा सा समझ लेना है, क्योंकि अपने आप में इंपॉर्टेंट मेथड है और थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला मेथड ये होता है मल्टीप्लायर चूज करने के लिए। दूसरा इसमें करना क्या है, आपको एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन लैग्रांजीज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर, मतलब इस मेथड को समझने के साथ साथ इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो आपको समझनी है। देखिए स्टूडेंट, आपका जो पेपर होता है वहां पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ही आती है, वहां पर मेथड आपको डिस्क्राइब करने के लिए नहीं आता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको बता दिया जाता है कि मेथड में क्या हम करते हैं। तो स्टूडेंट, आज का जो टारगेट रहेगा वो आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम आपको सोल्यूशन कराएंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आई हुई प्रॉब्लम्स हैं। इनमें कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं जो कभी ना कभी एग्जाम में आपके जरूर आई होगी, ऐसा कोई प्रॉब्लम हमने नहीं लिया है जो आपके एग्जाम में आज तक नहीं आई हो। तो स्टूडेंट, करते हैं आज के लेक्चर की शुरुआत। लेते हैं हम आपकी जो फर्स्ट प्रॉब्लम है आज की। लैग्रांजीज मेथड को हमने पहले भी डिस्कशन किया था। स्टूडेंट, ये जो हमारा चैनल है इसको आप दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऐप को। हमारे ऐप के थ्रू आप हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास ये एक आपको लिंक दिया हुआ है, सक्सेस क्लासेस एजुकेशन के नाम से हमारा एप्लीकेशन है, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आइए बढ़ते हैं। स्टूडेंट, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें देखिए क्या कहा गया है, सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी गई है। इसमें क्या कहा गया है, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पी माइनस एक्स वाई क्यू इक्वल्स टू माइनस जेड एक्स। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो एग्जाम में आपका काम ये होता है कि आपको ये पहचाननी है कि ये किस फॉर्म की इक्वेशन है, क्योंकि वहां पर कभी भी नाम से आपका क्वेश्चन नहीं आता है। तो देखिए आपके पास क्या है, यहाँ पर स्मॉल p और स्मॉल q यूज हो रहे हैं, और स्मॉल p और स्मॉल q क्या कहलाते हैं, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कहलाते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव वाली आपकी इक्वेशन, और कहीं पर भी p और q की मल्टीप्लाई आपको नहीं दे रखी है, तो आप समझ गए लीनियर फॉर्म की इक्वेशन है आपकी, मतलब लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की और फर्स्ट डिग्री की। तो स्टूडेंट देखिए, जब आप ये पहचान कर लेते हैं तो आप क्या करते हैं, इसकी कंपैरिजन करते हैं जो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लैग्रांजीज इक्वेशन जिसको आप बोल देते हैं, ठीक है। और उससे कंपेयर करने के बाद आप कैपिटल P, कैपिटल Q और कैपिटल R की वैल्यू लिखते हैं। और जैसा कि आपको मेथड के डिस्कशन के समय बताया गया था, फिर आप अपनी सब्सिडियरी या ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। इसके बाद आप क्या करते हैं कि जो आपके मल्टीप्लायर है उनको चूज करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, जो आपका क्वेश्चन है इसका हम सोल्यूशन लेने जा रहे हैं। तो आपने लिखा है यहाँ पर, वी हैव पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए ये हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पी माइनस एक्स वाई क्यू माइनस जेड एक्स। स्टूडेंट देखिए, बिल्कुल भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको पहले डिसाइड करना है कि कौन सा मेथड आपको इसके अंदर अप्लाई करना है। सबसे पहले पहचानना जरूरी है कौन सी फॉर्म की आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे रहे हैं। तो आपने देखा यहाँ पर P और Q यानी फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव का यूज हुआ है, जो कि फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है। मतलब P का मतलब आप जानते हैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, Q का मतलब आप जानते हैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y। और कहीं पर भी P और Q की मल्टीप्लाई नहीं आपको दे रखी है, दोनों लीनियर पावर में है। तो ये कौन सी हो गई है, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की हो गई। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्म होती है, तो आप इसे कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म ऑफ लैग्रांजीज इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ लैग्रांजीज इक्वेशन। तो लैग्रांजीज इक्वेशन की जनरल फॉर्म से आप इसका कंपैरिजन करने जा रहे हैं। वो क्या है हमारे पास, ये है dx, ये होती है हमारे पास कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल Q स्मॉल q इक्वल टू r। ये हमारे पास क्या होती है, लैग्रांजीज फॉर्म होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर की और फर्स्ट डिग्री की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो जब भी आपके पास ऐसी इक्वेशन मिलती है, सबसे पहला काम आपका क्या होता है, आप अपनी दी गई इक्वेशन को इस फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करने के बाद कैपिटल P, कैपिटल Q और कैपिटल R की वैल्यू निकालते हैं। कैपिटल P, Q, R और R क्या होते हैं, ये XYZ के ही कोई फंक्शन होते हैं। देखिए कैपिटल P आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर,
तो क्या लिखा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो कैपिटल P इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखिए कैपिटल Q, देखिए वो आपको क्या मिल रहा है, कैपिटल Q कितना है हमारे पास, माइनस का एक्स वाई है, ये आपको मिल रहा है माइनस का एक्स वाई। कैपिटल R की अगर हम बात करें, देखिए कैपिटल R आपको क्या मिल रहा है, माइनस जेड एक्स, ये आपको मिल रहा है माइनस जेड एक्स। देखिए आप देख सकते हैं कि जो स्मॉल p का कोफिशिएंट है वो कैपिटल P होता है, जैसे कि यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है। जो स्मॉल q का कोफिशिएंट है वो कैपिटल Q होता है, जो कि माइनस एक्स वाई आपको दे रखा है। साइन का भी विशेष ध्यान रखते हैं कंपेयर करते हुए। और जो कैपिटल R मतलब जो राइट हैंड साइड आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की दी हुई है, तो वो आपको कितनी दी हुई है, माइनस जेड एक्स। तो ये भी आपने यहाँ पर लिख लिया। अब देखिए ये लिखने के बाद आप क्या लिखते हैं, लैग्रांजी सब्सिडियरी इक्वेशन आप यहाँ पर लिखते हैं, लैग्रांजी सब्सिडियरी इक्वेशन, सब्सिडियरी या ऑक्सिलरी भी बोल देते हैं कुछ लोग इसको, ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब देखिए जब आप ये लिखते हैं तो ये क्या होती है, हमारे पास होती है dx ओवर p dy अपॉन q dz अपॉन r। तो देखिए क्या मिली आपको, ये आपको मिल जाएगी dx, p की वैल्यू आपने यहाँ पर रख दी वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पर देखिए आपने q की वैल्यू यहाँ पर रखी है, q की वैल्यू कितनी है, माइनस एक्स वाई है, और ये dz इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस जेड एक्स हो। अब देखिए आपको अपने टर्म्स को इस प्रकार से एसोसिएट करना पड़ता है कि दो टर्म को आप या तो इस प्रकार से ले लें कि वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आप कन्वर्ट हो जाएं, मतलब x वाले dx के साथ y वाले dy के या z वाले dz के साथ चले। तो पहले तो आप यही प्रयास करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको अपने मल्टीप्लायर इस प्रकार से चूज करने होते हैं कि जो आपके पास जितने भी p, q और r की वैल्यू दे रखी है उनका समेशन करने पर आपको क्या मिल जाए, जीरो मिल जाए। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ता है। कुछ सेट ऑफ मल्टीप्लायर होते हैं, जैसे हमने बताया था कि लास्ट वाले लेक्चर में साइक्लिक फैक्टर होते हैं, तो जनरली एक्स वाई जेड वाले एल एम एन वाले इस टाइप से बनते हैं। और कभी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बनते हैं तो 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई 1 अपॉन जेड वाले। तो इसमें देखिए जितने क्वेश्चन आप करते हैं तो उतनी आपको प्रैक्टिस हो जाती है, और इसमें बहुत ज्यादा वैरायटी के क्वेश्चन नहीं आते, लिमिटेड क्वेश्चन है। काफी हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी कराए थे, आज भी करा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं पहले टर्म से आपको कुछ नहीं मिल रहा है, दूसरे और तीसरे को अगर आप देखें तो x से x कैंसिल हो जा रहा है, y के साथ dy है और z के साथ dz आपको डायरेक्टली दिखता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, टेकिंग सेकंड एंड थर्ड टर्म सच दैट, इस प्रकार से सेकंड और थर्ड टर्म को लेने पर कैसे, dy अपॉन एक्स वाई, dy अपॉन एक्स वाई, और ये कितनी हो जाएगी, dz अपॉन, ये कितना हो रहा है हमारे पास, zx। तो देखिए आपने इन टर्म्स को लिया तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये dz अपॉन ये हो रहा है हमारे पास zx, ये हमारे पास है। इस माइनस को हमने यहीं पर लगा लिया है ऊपर ही, तो इस तरीके से लिख लें dz अपॉन zx। देखिए माइनस एक्स से माइनस एक्स आपका कैंसिल हो गया है, इसका मतलब dy अपॉन वाई इक्वल्स टू dz अपॉन। अब देखिए करते क्या है, दोनों साइड का आप क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं। तो आप लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो देखिए दोनों साइड का आप इंटीग्रेशन करेंगे 1 अपॉन वाई का, यहाँ पर ये log y आ जाएगा, इधर हमारे पास ये log z आ रहा है, तो कॉन्स्टेंट को भी आप क्या मान लेते हैं, log c1 अपनी तरफ से आप यहाँ पर ले सकते हैं। ये कितना मिल जाएगा आपको, ये log y माइनस log z इक्वल्स टू log c1। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं log y अपॉन z इक्वल्स टू log c1। log से log कैंसिल हो जाएगा। देखिए पहला सॉल्यूशन आपको मिल गया है, y अपॉन z इक्वल टू c1, ये पहला सॉल्यूशन आपके पास आ। देखिए दो टर्म को आपको साथ में लेने पर ये सॉल्यूशन आपको मिल गया है। अब लेकिन देखिए आपको दो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने होते हैं। देखिए एक तो आपको मिल गया, अब आप यहाँ पर देखते हैं कि भाई अब आपको क्या करना है, p प्लस क्यू प्लस आर क्या आने चाहिए, 0 आने चाहिए। तो देखिए p क्यू आर की वैल्यू आपके पास है, p की वैल्यू कितनी है, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, इसकी वैल्यू एक्स वाई है और इसकी वैल्यू जेड एक्स, ये आपको दे रखी है। तो देखिए आपको इन टर्म के अंदर ऐसे वेरिएबल की या ऐसे कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करनी है जिससे क्या बन जाए, इनका सबका समेशन क्या बन जाए, 0 मिल जाए। देखिए जनरली जब आप पहले भी देखते हैं पहले मल्टीप्लायर आपके माइंड में एक्स वाई जेड ऐसे ही आते हैं, जो कि मतलब सिंपल मल्टीप्लायर होते हैं। तो देखिए वो आपका दिमाग वहीं से शुरू होता है, पहले देखते हैं कि एक्स की मल्टीप्लाई कर दें वाई की, पहले में एक्स की, दूसरे में वाई की, तीसरे में जेड की। एलएमएन थे तो एलएमएन की थी, कुछ अपोन में था तो अपोन में की थी, 1 1 1 -1 इस प्रकार के आपके मन में मल्टीप्लायर आते।
देखिए जब आप अगर पहले टर्म में आप x की मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए क्या बन जाएगा, ये एक्स वाई स्क्वायर बन जाएगा, ये एक्स जेड स्क्वायर बन जाएगा। दूसरे में y की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये एक्स वाई स्क्वायर बन जाएगा। तीसरे में z की कर दें तो ये जेड एक्स स्क्वायर बन जाएगा। सभी के सभी टर्म आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो शुरुआत आपके मन में यहीं से होती है कि एक्स वाई जेड को ले लें, 1 1 1 को ले लें, 1 माइनस 1 माइनस 1 1 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई 1 अपॉन जेड, इस प्रकार की मल्टीप्लायर आपके दिमाग में आने चाहिए। तो जब आपने देखिए एक्स वाई जेड को देखा, वो देखिए इसलिए ही मन में आता है क्योंकि देखिए स्क्वायर बनाना था वाई का, इस वाले टर्म के साथ आ जाएगा तो वाई स्क्वायर, एक्स ऑलरेडी इसके साथ आ जाएगा। जेड की आपने इसमें मल्टीप्लाई की, उसमें भी एक्स की जरूरत थी, ये आपने ले लिए। तो दोनों में आप देख रहे थे कि एक्स तो दोनों में कॉमन था, अगर इसके अंदर पहले में एक्स की मल्टीप्लाई कर दें तो ऑलरेडी ये वाला कैंसिल हो जाएगा, इसमें वाई की और इसमें जेड की मल्टीप्लाई करने। तो देखिए जब आपने मल्टीप्लायर चूज करने हैं तो देखिए क्या लिखते हैं आगे आप, तो आगे आप लिखते हैं चूजिंग मल्टीप्लायर्स, चूजिंग multipliers x y z such that, क्या चूज करते हैं इस प्रकार से, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि आप इस टर्म एसोसिएट हो जाएंगे। ईच फ्रैक्शन इक्वल्स टू, देखिए पहले में आपने x की मल्टीप्लाई की है तो x dx, दूसरे में y की y dy, ऊपर वाले इस तरीके से लिखते हैं। नीचे में देखिए पहले में x की मल्टीप्लाई की है तो देखिए कि क्या था हमारे पास, ये नीचे p वाला जो हिस्सा था वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हमारे पास है वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। दूसरे वाले देखिए आपने y की मल्टीप्लाई की है, वो कितना है हमारे पास, दूसरा वाला जो है वो हमारे पास है माइनस का एक्स वाई है हमारे पास। और तीसरे वाले में आपने जेड की मल्टीप्लाई की तो क्यू के नीचे कितना था हमारे पास, देख सकते हैं आप, क्यू के नीचे हमारे पास कितना है, माइनस का जेड एक्स, ये आपको दे रखा था। देखिए पहले वाले में x की मल्टीप्लाई p में, q वाले में y की, तीसरे वाले में z की, तो ऊपर भी ये काम आपको ये करना पड़ेगा, px के अंदर dx के अंदर इसकी, dy के अंदर इसकी, dz के अंदर इसकी। जब देखिए आपने ये काम किया तो कितना मिला आपको, ये x dx y dy z dz, नीचे देखिए कितना मिल रहा है x y स्क्वायर x z स्क्वायर x y स्क्वायर x z स्क्वायर। आप देख रहे हैं सभी के सभी कैंसिल हो गए, तो ये आ गया x dx y dy z dz अपॉन 0, जिसको आप क्या बोलते हैं, सभी फ्रैक्शन जो आपके पास आ गई हैं। इस तरीके से करने पर जिस चीज की आप ऊपर गुणा करते हैं वही नीचे करते हैं। देखिए पहले में x की करी तो x की dx में होगी, x की p में, y की dy में, y की इसमें q में, और इसकी z में की तो इसमें r की z में, तो नीचे आपने अब ये मल्टीप्लाई चूज करने पे 0 बन गया, तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, इसका मतलब ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज x dx y dy z dz इक्वल्स टू, तो आप क्या करें, इंटीग्रेशन कर दीजिए ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का इंटीग्रेशन करने पर ये आपने किया तो कितना मिल गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये मिल गया आपको वाई स्क्वायर अपॉन 2, ये जेड स्क्वायर अपॉन 2, ये c2 अपॉन 2 आपको मिल। इसका मतलब जो है देखिए दूसरा सॉल्यूशन है आपको मिल गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू c2। तो देखिए दोनों ही आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से फाइनल सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे तो कंप्लीट सॉल्यूशन, जो आपका फाइनल सॉल्यूशन है, कंप्लीट सॉल्यूशन इज, दोनों आप इक्वेशन से किसी को भी साथ में ऐसे भी लिख सकते हैं आपने सॉल्यूशन को, पहले वाला आपके पास देखिए आया था y अपॉन जेड, ऐसे भी आप लिख सकते हैं अपने सॉल्यूशन को। दूसरा आया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 0, या आप अपने सॉल्यूशन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक को दूसरे का फंक्शन बनाकर लिख दें, y अपॉन जेड इज फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, ये भी आपका सॉल्यूशन है और ये भी आपका सॉल्यूशन है, दोनों ही ये आपके सॉल्यूशन है। ये आपको आंसर यहाँ पर मिल गया, ये आपका आंसर। तो स्टूडेंट देखिए आपने इस क्वेश्चन में क्या क्या किया, देखिए लैग्रांजी मेथड आपने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कशन किया था कि जब भी आपके पास p और q सिंगल पावर में दिए हुए होंगे तो ऑलवेज आपको क्या करना पड़ेगा, लैग्रांजी मेथड आप अप्लाई करते हैं। तो लैग्रांजी मेथड अप्लाई करने से पहले आप करते क्या है कि जो भी आपकी इक्वेशन है उसको कंपेयर करते हैं जनरल फॉर्म ऑफ लैग्रांजी इक्वेशन, और वहां से क्या करते हैं कैपिटल P कैपिटल Q और कैपिटल R की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसके बाद आपके लिखते हैं अपनी सब्सिडियरी इक्वेशन लिखते हैं। तो ये सब्सिडियरी इक्वेशन आपने लिखी, तो इसमें आपको करना क्या है, अपने टर्म को इस प्रकार से एसोसिएट करना होता है कि या तो आपस में वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन जाए या आपस में इस प्रकार से एसोसिएट कर लें कि जिससे आपका डिनोमिनेटर में क्या बन जाए, 0 बन जाए, पी क्यू और आर को जोड़ने पर। यहाँ आपने देखा सेकंड और थर्ड को ले लें तो एक्स एक्स कैंसिल है, जेड डी जेड के साथ है, वाई डी वाई के साथ इंटीग्रेशन पॉसिबल है, तो ये आपने ले लिया। जब आपने ये किया तो आपने इंटीग्रेशन किया, पहला सोल्यूशन आपको मिला, पहला सोल्यूशन जिसको आप इक्वेशन 1 से यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं।
इसके बाद आपको दोबारा में मल्टीप्लायर चूज करने थे, तो आपको पी के अंदर ऐसी किस वेरिएबल की मल्टीप्लाई कर दें, क्यू के अंदर किसकी कर दें, आर के अंदर किसकी कर दें, जिससे आपका क्या बन जाए एक्स वाई जेड सबको, मतलब पी क्यू आर सबको जोड़ने पर वैल्यू क्या मिल जाए आपको, 0 मिल जाए। तो आपने देखा कि यहाँ पर पहले में एक्स की मल्टीप्लाई कर दें, दूसरे में वाई की, तीसरे में जेड की। देखिए जो काम डिनोमिनेटर में होगा वो न्यूमिनेटर में भी होगा, एक्स के साथ डी एक्स, वाई के साथ डी वाई, जेड के साथ डी जेड। तो आप देख पा रहे हैं एक्स वाई स्क्वायर है, ये एक्स जेड स्क्वायर है, माइनस एक्स वाई स्क्वायर है, माइनस एक्स जेड स्क्वायर, सबको आपने समेशन किया, ये क्या बन गया, नीचे आपका ये 0 बन गया। तो देखिए जब ये आपका 0 बन गया तो आप इसको इधर 0 को ले गए, तो आपके पास ये मिला, आपने इंटीग्रेशन किया, एक और सोल्यूशन मिला। दोनों सोल्यूशन से फाइनल सोल्यूशन लिखने के लिए या तो आप दोनों को इस तरीके से लिख देते हैं साथ में, या एक को किसी दूसरे का फंक्शन बनाकर आप लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट आगे देखते हैं और क्वेश्चन। एक क्वेश्चन देखिए आपको इधर रखा है, सोल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वाई माइनस जेड अपॉन वाई जेड पी जेड माइनस एक्स अपॉन जेड एक्स क्यू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स। पहचान करने के लिए एग्जाम फिर से वही बात, क्योंकि पी और क्यू क्या है, फर्स्ट ऑर्डर में दे रखे हैं और कहीं भी मल्टीप्लाई इनकी नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो गई है, फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई है, फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर की, जिसको आप लैग्रांजी फॉर्म से कंपेयर करते हैं। तो आप लिखेंगे वी हैव पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए वो क्या है हमारे पास, वो ये है y माइनस जेड अपॉन वाई जेड पी जेड माइनस एक्स अपॉन जेड एक्स क्यू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स वाई, ये हमारे पास। तो आप लिखेंगे कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म ऑफ लैग्रांजीज इक्वेशन। और देखिए वो क्या है, वो जनरल फॉर्म हमारे पास ये है, कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल Q स्मॉल q इक्वल्स टू आर। इसका मतलब आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर कैपिटल P की वैल्यू क्या है, वो y माइनस जेड अपॉन वाई जेड है। ये कितनी है हमारे पास, y माइनस जेड अपॉन वाई जेड है। कैपिटल Q की अगर आप बात करें, देखिए कैपिटल Q हमारे पास क्या है, वो जेड माइनस एक्स अपॉन जेड एक्स है, ये है जेड माइनस एक्स अपॉन जेड एक्स है। और देखिए कैपिटल R की अगर आप बात करें, तो कैपिटल R मतलब जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स वाई। अब देखिए आपको क्या लिखना है यहाँ पर, आपने लिखनी है क्या, लैग्रांजी सब्सिडियरी इक्वेशन। तो आपने क्या लिखी यहाँ पर, लैग्रांजीज सब्सिडियरी या ऑक्सिलरी इक्वेशन, अब देखिए वो क्या होती है, जब आप पी क्यू आर निकाल लेते हैं कंपेयर करके, तो आप देखिए क्या लिखते हैं यहाँ पर, डी एक्स अपॉन पी डी वाई अपॉन क्यू डी जेड अपॉन आर। तो देखिए क्या मिली आपको, ये मिली डी एक्स अपॉन, कितनी मिल गई है हमारे पास, वाई माइनस जेड अपॉन वाई जेड, डी वाई के साथ ये कितना मिल जाएगा, जेड माइनस एक्स अपॉन जेड एक्स, एक्स माइनस ये कितनी मिल जाएगी, आर के साथ आपको मिल जाएगी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स वाई। क्या आपको अब देखिए ये जो आपके पास बन गई है इक्वेशन, अब आपने क्या करना है, देखिए इसके अंदर आपको इस प्रकार से या तो चूज करना है कि वेरिएबल क्या हो जाए, आपस में सेपरेटेड हो जाए, वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं दिख रहा है, या फिर आपको क्या करना है, मल्टीप्लायर ऐसे चूज करने हैं जिससे क्या बन जाए, डिनोमिनेटर में 0 बन जाए, पी क्यू आर को जोड़ दो। तो देखिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डी एक्स डी वाई, यहाँ पर डी जेड लिखते हैं हम लोग, सॉरी। तो अब देखिए यहाँ एस तो नहीं बन रहा है। अब देखिए क्या है कि साइक्लिक फैक्टर यहाँ पर भी है, यहाँ एक्स वाई, यहाँ वाई जेड, यहाँ जेड एक्स, नीचे भी एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। मैंने फर्स्ट ऑफ लेक्चर में ही बताया था जब ये मेथड कराया था कि कहीं पर भी साइक्लिक फैक्टर अगर आपको दिखाई देंगे तो आपके मन में जरूर आना चाहिए कि वहां पर एक्स वाई जेड तो एक मल्टीप्लायर होंगे ही होंगे। अब चूंकि देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में दे रखे हैं, तो डिनोमिनेटर से आप अगर आप देखें तो डिनोमिनेटर में है तो 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई 1 अपॉन जेड भी हो सकते हैं, तो ये आपको साथ में लेकर चलना। अब आप देखें कि अगर हम इन सबको ऐड कर दें, एक्स से एक्स कैंसिल है, वाई से वाई, जेड से जेड, लेकिन प्रॉब्लम कौन कर रहा है, इनका डिनोमिनेटर। तो अगर डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो हमारा काम आसानी से बन सकता है। तो आप क्या करें, देखिए अगर यहाँ पर पहले में मल्टीप्लायर 1 अपॉन एक्स ले लें, दूसरे में 1 अपॉन वाई, तीसरे में 1 अपॉन जेड, तो देखेंगे कि मल्टीप्लायर तीनों में सेम आ गया, मतलब क्या आ जाएगा, एलसीएम सेम आ जाएगा, तो ऊपर के सभी टर्म जोड़ने से हमारा काम आसानी से बन जाएगा, क्योंकि ये तो आने ही चाहिए। मैंने क्या कहा था कि जैसे ही आप देखें साइक्लिबिलिटी यहाँ पर फॉलो हो रही है, एक्स वाई साथ में है, वाई जेड एक साथ, जेड एक्स एक साथ है, तो बिल्कुल एक्स वाई जेड तो आपके मन में आने ही चाहिए। लेकिन देखिए अब एक्स वाई जेड आ गए तो यहाँ पर डायरेक्ट एक्स वाई जेड से काम नहीं बन रहा है, तो यानी
1/x 1/y 1/z से बन जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपको दिए हुए हैं। तो आपने क्या कहा, देखिए यहाँ पर चूजिंग मल्टीप्लायर्स 1/x 1/y 1/z such that each fraction is equals to कितना हो जाएगा, y माइनस जेड अपॉन वाई जेड। ये हो जाएगा हमारे पास, ये पहले वाला जो फ्रैक्शन है आपके पास, पहले में क्या कर रहे हैं 1/x, तो यानी dx अपॉन x, दूसरे में dy अपॉन y, तीसरे में dz अपॉन z। देखिए इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, ये y माइनस जेड अपॉन, नीचे क्या हो जाएगा x y z हो जाएगा। दूसरे में कितना है हमारे पास, देखिए z माइनस x है, तो दूसरे में y की गुणा कर रहे हैं, z माइनस x अपॉन x y z हो जाएगा। तीसरे वाले में देख लीजिए ये कितना है, z है हमारे पास, ये कितना हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई जेड। पहले में x की 1/x की, दूसरे में 1/y की, तीसरे में 1/z की, वही आपने नीचे भी किया। तो आप देख पा रहे हैं कि नीचे आपका ये क्या बन जा रहा है, बिल्कुल एक्स वाई जेड एलसीएम आ रहा है आपका dy अपॉन वाई dz अपॉन z, ये आ रहा है। नीचे क्या बन जाएगा आपके पास, ये y माइनस जेड जेड माइनस एक्स माइनस वाई, ये क्या हो गया एक्स वाई जेड हो गया, ये y से y, x से x, z से z, ये आपका कैंसिल हो जाएगा इजीली। तो पूरा का पूरा क्या बन गया, ऊपर 0 बन गया। तो इसका मतलब ईच फ्रैक्शन इज इक्वल टू, ये हो गया dx अपॉन x, dy अपॉन y, dz अपॉन z, नीचे क्या बन गया 0। इसका मतलब पहला सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा कहाँ से, dx अपॉन x, dy अपॉन y, dz अपॉन z इक्वल्स टू 0। तो आपने क्या लिखा, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का इंटीग्रेशन करने पर कितना मिल जाएगा हमको, log x, ये कितना मिल जाएगा log y, और ये कितना मिल जाएगा log z। और यहाँ पर भी क्या ले लीजिए, यहाँ पर भी आप क्या ले लीजिए log c1, यहाँ पर ले लीजिए। तो कितना मिला देखिए आपको, ये पहला सॉल्यूशन मिला log x y z इक्वल्स टू log c1, इसका मतलब x y z इक्वल्स टू c1। तो देखिए आपको पहला सॉल्यूशन यहाँ पर ये मिल गया है, पहला सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखिए आपको इसके बाद करना क्या है, ये जो आपके पास आया है एक्स वाई जेड का 1/x 1/y 1/z को लेने पर, इसके बाद आपने क्या करना है कि जो आपके बाकी जो आपकी फ्रैक्शन रह गई है उनके अंदर भी ऐसे ही मल्टीप्लायर चूज करने, जिससे फिर से क्या बन जाए आपका 0 बन जाए। अब देखिए ये तो आपको साइक्लिक फैक्टर देखने पर मन में आ गया था। अब देखिए बाकी क्या करें कि जिससे हमारा क्या बन जाए 0 इजीली बन जाए। तो आप देखिए यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या ये हमारे पास है। तो आप इसको देख रहे हैं कि ऊपर अगर ऊपर वालों को हम क्या कर दें, नीचे अगर एक्स वाई जेड तीनों में आ रहा है तो एक्स वाई जेड एलसीएम अगर हम ले लें तो पहले वाले में किसकी मल्टीप्लाई होगी, एक्स की, दूसरे वाले में किसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, वाई की, तीसरे वाले में जेड की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप 1/1 को ले लें तब भी हमारा काम इजीली बन जा रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं साइक्लिक फैक्टर है। साइक्लिक फैक्टर जब भी होते हैं तो वहां एक्स वाई जेड तो बनते ही बनते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्स वाई जेड डायरेक्टली नहीं बना सकते क्योंकि नीचे आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में भी कुछ दे रखा है। तो आप अगर 1/1 को ले लें तो ऊपर एक्स की मल्टीप्लाई, दूसरे में वाई की, तीसरे में जेड की, क्योंकि जब आपके पास एक बार ही सिंपल फैक्टर आए थे तो एक्स वाई जेड वहां पर बने थे। अब यहाँ एक्स वाई जेड की डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, इसका मतलब आप 1/1 ले लें, नीचे से एलसीएम लेकर तब एक्स वाई जेड ऊपर जा सकते हैं। तो आपने क्या कहा, चूजिंग मल्टीप्लायर्स, आपने लिखा चूजिंग मल्टीप्लायर। ये दिमाग लगाने से ही होता है काम, बार बार जब आप देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं 6, 7, 8 क्वेश्चन की, तो आपका दिमाग खुद ही चलने लगता है और बहुत ज्यादा वैरायटी के क्वेश्चन नहीं आते, जनरली इन्हीं क्वेश्चन से आपको मिल जाता है। चूजिंग मल्टीप्लायर्स 1,1,1 सच दैट, क्योंकि साइक्लिक फैक्टर है तो एक्स वाई जेड तो होंगी, पहले 1/x 1/y 1/z को करने से मिले थे। क्या हो जाएगा देखिए, ईच फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू dx dy dz। अब देखिए पहले में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा y माइनस जेड, ये कितना मिला y माइनस जेड अपॉन वाई जेड,
ये मिल जाएगा y माइनस जेड अपॉन वाई जेड। दूसरे वाले में देखिए कितना मिल जाएगा आपको, ये दूसरे वाले में कितना मिल जाएगा आपको, जेड माइनस एक्स अपॉन जेड एक्स, जेड माइनस एक्स अपॉन जेड एक्स। तीसरे वाले में कितना है हमारे पास, तीसरे वाले में हमारे पास एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स वाई, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स वाई, ये हमारे पास। अब देखिए नीचे तीनों में एलसीएम है, क्या एलसीएम है हमारे पास, एक्स वाई जेड तीनों में एलसीएम है, क्योंकि साइक्लिक फैक्टर जब भी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स बनते हैं तो एक्स वाई जेड तो बने, वो एक्स वाई जेड डायरेक्टली नहीं बनेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा नीचे। तो नीचे आपने देखिए एलसीएम ले लिया एक्स वाई जेड को, पहले में एक्स की मल्टीप्लाई हो गई एक्स वाई माइनस जेड, इसमें वाई की मल्टीप्लाई हो गई और इसमें जेड की मल्टीप्लाई यहाँ पर हो गई है। तो देखिए कितना मिला आपको, डी एक्स डी वाई और डी जेड, ये हो गया। ये कितना है, एक्स वाई एक्स जेड वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, ये आपका हो। एक्स वाई से देखिए एक्स वाई कैंसिल हो गया, एक्स जेड से एक्स जेड कैंसिल हो गया, वाई जेड से वाई जेड कैंसिल हो गया। इसका मतलब ईच फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू डी एक्स डी वाई डी जेड अपॉन 0। तो इसका मतलब ये क्या मिला आपको, ये मिला डी एक्स डी वाई डी जेड इक्वल्स टू 0। तो ये क्या मिल गया आपको, ये ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो कितना मिल जाएगा देखिए आपको, ये मिल जाएगा आपको dx का x मिल जाएगा, dy का y मिल जाएगा, dz का z मिल जाएगा, ये आपके पास C2 हो। ये क्या आ गया आपके पास, ये सेकंड सॉल्यूशन आपके पास ये आ गया। अब देखिए दोनों सॉल्यूशन आ गए, तो आप दोनों सॉल्यूशन से कंप्लीट सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो आपने लिखा कंप्लीट सॉल्यूशन, ये आपने लिखा यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन। तो देखिए दोनों इक्वेशन से आप कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, या तो दोनों को एक साथ एसोसिएट करके ऐसे लिखते हैं। पहला सॉल्यूशन क्या आया था आपके पास, एक्स वाई जेड C1 आया था, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स वाई जेड, ये था C1 था, और ये x प्लस वाई प्लस जेड है इक्वल्स टू 0। या अपने सॉल्यूशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी एक को दूसरे का फंक्शन बना दें, एक्स वाई जेड इज फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो देखिए ये भी आपका सॉल्यूशन है और ये भी आपका सॉल्यूशन है, दोनों ही आपके ये आंसर है। किसी को भी आप अपने आंसर की तरह लिख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को भी आपने बिल्कुल प्रीवियस मेथड की तरह ही किया है, बस थोड़ा मल्टीप्लायर ही चूज करने का इसके अंदर इश्यू होता है। तो जब आप 7-8 क्वेश्चन प्रैक्टिस में कर लेते हैं, लास्ट लेक्चर में भी हमने आपको 3 से 4 क्वेश्चन कराए थे, आज भी 3 से 4 क्वेश्चन हम आपको दे देंगे, तो काफी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। और ये सभी क्वेश्चन वो हैं जो आपके एग्जाम में कभी ना कभी आए, तो इनके आने के चांसेस बिल्कुल बने रहते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसमें भी आपने यही किया, जैसे ही आपने पी और क्यू को फर्स्ट ऑर्डर में देखा तो आपके माइंड में तुरंत आता है कि क्या ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन सकती है, क्या ये आपका लैग्रांजी फॉर्म बन सकती है। तो देखिए लैग्रांजी फॉर्म, क्योंकि पी और क्यू फर्स्ट ऑर्डर में है, तो लैग्रांजी इक्वेशन से आप कंपेयर करेंगे, तो पी के साथ जो होता है स्मॉल पी के साथ वो कैपिटल पी, स्मॉल क्यू के साथ कैपिटल क्यू, और राइट हैंड साइड आर होती है। लैग्रांजी फॉर्म से कंपेयर करने के बाद आपने देखा कि ये हमारे पास पी क्यू आर की वैल्यू आ गई, सब्सिडियरी इक्वेशन लिखी। सब्सिडियरी इक्वेशन में आप देख पा रहे हैं कि साइकिल इक्विलिटी के साथ में चल रही है, एक्स के साथ वाई है, वाई के साथ जेड, जेड के साथ है, नीचे भी आपके पास है। तो देखिए आपके मन में तुरंत आता है एक्स वाई जेड तो मल्टीप्लायर होंगे। अब क्योंकि यहाँ पर देखिए क्योंकि डिनोमिनेटर भी है, तो एक्स वाई जेड डायरेक्टली नहीं होंगे, तो 1/x 1/y 1/z को भी साथ में आपने लेना पड़ेगा। तो देखिए क्या करा आपने, इसके अंदर 1/x 1/y 1/z को ले लिया, जिससे क्या हो गया आपके डिनोमिनेटर में एलसीएम आ गया एक्स वाई जेड। एलसीएम जब आपके पास एक्स वाई जेड आ गया तो क्या बन गया, ये आपके पास कैंसिल हो गए। तो पहला सोल्यूशन आपको कितना मिला, इसको लेने पर dx/x dy/y dz/z इंटीग्रेशन कर दिया, log x y z बराबर c। अगेन जब आपने इसको देखा तो आपको पता है कि जब ऊपर की तरफ साइक्लिबिलिटी है, प्लस माइनस के साथ है एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, तो अगर ऊपर की इस तरह एक्स आ जाए, यहाँ वाई आ जाए, यहाँ जेड आ जाए, तो वैसे ही कैंसिल हो जाए। तो इसमें 1/1 मल्टीप्लायर आपने चूज, जनरल मल्टीप्लायर यही होते हैं, एक्स वाई जेड 1/x 1/y 1/z 1/1 इस टाइप के होते हैं। तो आपने जब देखा कि ऊपर एक्स आ जाए, यहाँ वाई यहाँ जेड, तो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि साइक्लिक फैक्टर में जो नहीं होता है उसकी अगर मल्टीप्लाई कर दें प्लस माइनस वाले में, तो वो काम आपका बन जाता है। यानी इसमें जेड आ जाए, इसमें वाई, इसमें एक्स आ जाए। तो आपने क्या करा, देखिए 1/1 मल्टीप्लायर चूज किए, तो 1/1 मल्टीप्लायर चूज करने पर एक्स वाई जेड आपके पास क्या आ गया, वहां पर देखिए एलसीएम आ गया। एलसीएम आया तो पहले के साथ में एक्स आया, दूसरे के साथ में वाई आ गया, तीसरे के साथ में जेड आ गया। आपने क्या करा, इनकी मल्टीप्लाई कर दी और आपस में क्या कर दिया है, इनको कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद देखिए क्या मिला आपके पास, ये आ गया। इसके बाद देखिए आपने दोनों साइड का इंटीग्रेशन करा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल गया।
दोनों सॉल्यूशन को आप मिक्स करके लिख देते हैं इस तरीके से, एक फंक्शन के साथ में लिख देते हैं या एक को दूसरे का फंक्शन बना के लिख देते हैं, आपका आंसर आपको मिल जाता है। स्टूडेंट आगे देखते हैं। आप देखिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन आपको इधर रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 आज का। सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन p + 3q 5z + 10y - 3x, ये आपको दे रखा है। एक स्टूडेंट इसके आगे एक और भी क्वेश्चन आपको दे रखा है, दोनों ही मैं आपको करा देता हूँ। देखिए स्टूडेंट, ये आपको दे रखा है, तो आपने देखिए क्या करा, ये आपके पास थोड़े अलग सा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है ये भी। तो आपने लिखा वी हैव पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए क्या है हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, p + 3q 5z 10y - 3z। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ तो आपको पता है कि आप लैग्रांजी मेथड पढ़े, लेकिन एग्जाम में तो ऐसा पता नहीं होता है कौन सा एग्जाम कौन से मेथड का क्वेश्चन आ गया। तो हमने आपको बता रखा है कि जब भी आपके जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है p और q, बार बार हम इस चीज पर फोकस करते हैं, वो फर्स्ट ऑर्डर में दे रखे हो और कहीं पर भी उनकी आपस में मल्टीप्लाई ना दे रखी हो, तो मतलब आप समझ जाएंगे कि लैग्रांजीज इक्वेशन है, मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, जिसको आप लैग्रांजी फॉर्म भी बोल देते हैं। और लैग्रांजी फॉर्म से आप कंपेयर करके कैपिटल P और स्मॉल कैपिटल Q और कैपिटल R निकालते हैं, जहां पर कैपिटल P कैपिटल Q क्या R क्या होता है, या तो एक्स वाई जेड के फंक्शन होते हैं या कोई कॉन्स्टेंट वहां पर हो सकते हैं। तो आपने देखा P और Q फर्स्ट ऑर्डर में है, कहीं भी मल्टीप्लाई में नहीं दे रखे हैं, तो यानी लैग्रांजी फॉर्म यहाँ पर बन सकती है। तो आपने ये कहा कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म ऑफ लैग्रांजीज इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ लैग्रांजी इक्वेशन। देखिए क्या हो जाएगी हमारे पास, ये p स्मॉल p q स्मॉल q और ये क्या है हमारे पास r। तो आप देख रहे हैं, देखिए कैपिटल P की वैल्यू क्या है, वो 1 है, क्योंकि P का कोफिशिएंट 1 है। कैपिटल Q देखिए आपके पास क्या है, कैपिटल Q की वैल्यू आपके पास 3 आपको दे रखी है, क्योंकि स्मॉल q का कोफिशिएंट है। जो कैपिटल R है वो देखिए आपको क्या दे रखा है, 5z + 10 और साथ में क्या दे रखा है, 10 के साथ में y - 3z, ये आपको। तो आपके लिख लीजिए लैग्रांजी सब्सिडियरी इक्वेशन लिख दीजिए। आपने क्या लिखी, लैग्रांजीज सब्सिडियरी इक्वेशन, या लैग्रांजी ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये आपने लिखी। तो ये क्या मिली आपको, ये dx/p dy/q dz/r। तो देखिए क्या मिलेगी आपको, ये मिली dx/1 dy/3 और dz/5z और 10y - 3z, ये आपकी। अब देखिए फिर से वही बात, जब आपकी सब्सिडियरी इक्वेशन बन जाती है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाती है, तो आपको अपने वेरिएबल्स को ऐसे एसोसिएट करना है या फिर अपने टर्म्स को ऐसे एसोसिएट करना है कि वहां पर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन जाए, मतलब x के साथ dx, y के साथ dy या z के साथ dz आ जाए। अगर ऐसा पॉसिबल है तो ऐसा करिए, अदरवाइज आप मल्टीप्लायर चूज करिए इस तरीके से कि आपके जो टर्म है p q r जो है उनका समेशन करने पर आपको क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। तो आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर वेरिएबल ऑलरेडी सेपरेटेड, x के साथ y, x के साथ कांस्टेंट, y के साथ कांस्टेंट। तो आपने क्या लिखा, देखिए यहाँ पर टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड टर्म टुगेदर सच दैट, कैसे, ये हो गया हमारा dx/1, ये हो गया dy, तरीके से लिखें dx/1 dy/3। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, ये y = 3dx हो गया, तो ये कितना हो गया, dy = 3dx। इंटीग्रेशन कर दीजिए ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। देखिए दोनों साइड्स का आपने जब इंटीग्रेशन किया तो ये कितना मिल गया, y मिल गया, ये आपका 3x मिल गया और ये कांस्टेंट c1 मिल। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं y - 3x = c। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए क्वेश्चन अपने आप में स्पेसिफिक क्यों है, अपने आप में क्यों अच्छा क्वेश्चन है, अपने आप में क्यों एक यूनिक क्वेश्चन आपके पास है। देखिए ये आपको मिल गया। अब देखिए ये जो हमारे पास दूसरा वाला क्वेश्चन ये दे रखा है, ठीक, तो y - 3, ये जो आपके पास पूरी ये इक्वेशन दे रखी थी ये वाली, तो y - 10 y - एक्चुअली 3x होगा, यहाँ पर 3z नहीं होगा, इसको थोड़ा करेक्शन कर लीजिए।
10y माइनस 3x। क्वेश्चन में हल्का करेक्शन कर लीजिए, y माइनस 3x, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं हमें वैल्यू रखनी है, इसलिए हमें इसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, देखिए भाई स्टूडेंट, आपने क्या करा, पहले ये थोड़ा सा क्वेश्चन में करेक्शन किया है y के साथ, ये क्या है 10 5z 10y माइनस 3, ये आपने किया यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर भी करेक्शन कर दीजिए थोड़ा सा, इसको भी 10y माइनस 3x आप यहाँ पर कर लीजिए। देखिए जब आपने दोनों को सेपरेट कर लिया, पी क्यू आपके पास आ गए, तो आपने क्या करा, देखिए वेरिएबल सेपरेबल करने के बाद जब आपने इसका इंटीग्रेशन किया तो देख सकते हैं आप, ये कितना मिल गया आपको, ये dx के साथ 1 dy के साथ इतना, तो आपने जब इंटीग्रेशन करा, इसको इधर लेके इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दी, तो कितना आ गया, dy इक्वल टू 3dx, आपने जब इंटीग्रेशन किया तो y माइनस 3x इक्वल टू c। अब देखिए ये जो y माइनस 3x है, इस टर्म की वैल्यू को आपको कहाँ लगाना है, जो आपका कौन से टर्म लेना है। अब देखिए y माइनस 3x की वैल्यू यहाँ पर भी हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसको भी 3x ही कर देते हैं, y माइनस 3x को भी। तो देखिए ये जो आपके पास इक्वेशन है, अगर y माइनस 3x की वैल्यू मैं क्या रख देता हूं, जो मेरे पास कांस्टेंट आ गया, तो इसके बाद देखिए z के नीचे केवल z का फंक्शन बचेगा। अब आप चाहे तो इसको इसके साथ एसोसिएट कर दें या इसको इसके साथ एसोसिएट कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वेरिएबल सेपरेट हो जाए। तो यहाँ पर इस y माइनस 3x की वैल्यू को हम एक कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे, जो सोल्यूशन आपको अभी भी मिला है। तो मतलब फर्स्ट सॉल्यूशन का यूज करके ही आपको सेकंड सॉल्यूशन निकालना है, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर कांस्टेंट आ गया तो फिर तो ये z का फंक्शन z के नीचे, y का y के नीचे, x का x के नीचे, चाहे फर्स्ट थर्ड को साथ में ले लीजिए, चाहे सेकंड थर्ड को आप साथ में ले सकते हैं। तो आप लिखेंगे टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, फर्स्ट में आसानी रहेगी क्योंकि नीचे 1 है, तो आपने क्या कहा, टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, टेकिंग फर्स्ट, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है अपने आप में, एंड थर्ड टर्म टूगेदर सच दैट, कैसे ले रहे हैं देख लीजिए, ये हो गया dx अपॉन 1, ये हो गया dz अपॉन 5z प्लस 10 y माइनस 3x, ये आपको दे। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या है इक्वेशन 1 से, y माइनस 3x इक्वल टू c1, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, तो ये कितना हो गया आपके पास, ये dx अपॉन 1 dz अपॉन 5z, और ये कितना हो गया हमारे पास 10c। अब देखिए आप दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, देखिए जब दोनों साइड का इंटीग्रेशन का dx का तो x आ गया। अब देखिए dz अपॉन z, नीचे वाले को थोड़ी देर के लिए z मान लेते हैं, तो कितना बन जाएगा, ये log 5z प्लस 10c1। अब देखिए चूंकि जिस चीज को आपने z मान लिया उसको एक बार आपको और करना पड़ेगा नीचे डिनोमिनेटर में, तो 5z का करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, और 10c1 कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट आ जाएगा। इधर आपने क्या कर लिया, इसको आप नए कांस्टेंट ले लीजिए, इसको आप क्या बोल दीजिए, log c2 बोल दीजिए। पहले वाले में c1 आ गया, दूसरे वाले में log की फॉर्म में ही आपने इसको ले लिया, और इसको भी क्या कर दीजिए आप, इसको log c2 क्या, इसको भी आप क्या करें c2 अपॉन 5 ले लीजिए, जिससे 5 आपका एलसीएम आ जाएगा। तो इससे आपको क्या मिला, देखिए यहाँ पर 5x इक्वल्स टू log e बेस 5z 10c1 प्लस c2, यानी आप क्या कह सकते हैं, ये 5x माइनस log e बेस 5z प्लस 10c1 इक्वल्स टू c2, ये दूसरा सॉल्यूशन आ गया। देखिए c1 की वैल्यू वापस कर दीजिए, सिंस c1 की जो वैल्यू थी y माइनस 3x इक्वल्स टू c1, वो यहाँ लगा दीजिए। तो देखिए दूसरा सॉल्यूशन आपको क्या मिला, 5x माइनस log e बेस, देखिए कितना मिल रहा है हमारे पास, ये 5z प्लस 10y माइनस 3x, 5z प्लस 10y माइनस 3x इक्वल टू c2, ये क्या मिल गया, देखिए आपको दूसरा सॉल्यूशन मिला। तो आप लिखेंगे हेंस कंप्लीट सॉल्यूशन, हेंस कंप्लीट सॉल्यूशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। पहले वाले में क्या मिल रहा है, देखिए आपको ये मिला था y माइनस 3x, जिसको आपने c1 कहा था। दूसरा सॉल्यूशन है y माइनस log e बेस, तरीके से बना दे फंक्शन, log e बेस 5z प्लस 10 y माइनस 3x इक्वल टू 0, या आप अपने सॉल्यूशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, y माइनस 3x इज फंक्शन ऑफ, इसका बना दें इसका 5z माइनस log e बेस
5z प्लस 10 लिख दें और बेहतर करके 5z log e बेस 5z प्लस 10 y माइनस 3x। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, देखिए कि हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर 5x करें, 5x माइनस, देखिए ये भी आपका सॉल्यूशन है और ऊपर वाला भी देखिए आपका सॉल्यूशन है। दोनों में से कोई सा भी सॉल्यूशन आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए दोनों ही आपके ये आंसर। अब देखिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन में क्योंकि आपने डिफरेंट टैक्टिक्स यूज किए हैं, अपने आप में स्पेसिफिक क्वेश्चन है, अपने आप में अच्छा एक क्वेश्चन है। तो देखिए स्टूडेंट क्या आपको दिया गया, तो ये आपको इक्वेशन मिली तो आप समझ गए, जैसे आपने पी और क्यू को फर्स्ट ऑर्डर में देखा कि ये कौन से हैं, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव में कहीं भी मल्टीप्लाई नहीं है, तो आप कौन सी होगी, लैग्रांजी फॉर्म होगी। लैग्रांजी फॉर्म में आपने इससे कंपेयर किया, थोड़ा सा मैं करेक्शन भी किया इस क्वेश्चन में, जेड की जगह यहाँ पर एक्स है। तो देखिए जब आपने कंपैरिजन किया पी क्यू आर की वैल्यू को आपने यहाँ निकाला, पी आपको ये मिला, क्यू आपको ये मिला और आर आपको ये मिला। यहाँ पर भी मैं इसको चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर भी एक्स कर देता हूँ। तो पी क्यू आर निकालने के बाद आपने देखा कि दो टर्म तो ऑलरेडी यहाँ पर सेपरेटेड हैं, तो डी वाई इक्व टू 3dx आ गया, यानी y माइनस 3x इक्व टू c1 पहला सोल्यूशन आ। अब देखिए पहले सोल्यूशन के कांस्टेंट का यूज करके आपको दूसरा सोल्यूशन बनाना है, तो आपने क्या किया, देखिए आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो जेड है नीचे, डी जेड के नीचे जेड सेपरेटेड है, केवल ये वाला एक प्रॉब्लम कर रहा है। तो अगर y माइनस 3x की वैल्यू को आप कांस्टेंट से रिप्लेस कर दें, तो देखिए जेड के डी जेड के नीचे जेड है, डी वाई के नीचे कांस्टेंट है, डी एक्स के नीचे भी कांस्टेंट है, सारे वेरिएबल सेपरेटेड। इसके बाद या तो आप इसको इसके साथ ले लें या इसको इसके साथ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने देखिए क्योंकि dx के नीचे 1 था तो हमने पहले वाले के साथ ये वाला ले, और देखिए इसके साथ आपने क्या करा, जब आपने ये वाला लिया यहाँ पर, ये dx के नीचे आपने 1 लिया यहाँ पर और यहाँ पर ये लिया, तो इसकी वैल्यू को y माइनस 3x की वैल्यू को आपने यहाँ पर c1। देखिए जब आपने y माइनस 3x की वैल्यू c1 लिए तो ऑलरेडी वेरिएबल सेपरेटेड हो गए, इंटीग्रेशन आपने कर दिया, x आ गया, ये log आ गया 5z प्लस 10 c1। अब देखिए इस चीज को क्योंकि आपने z माना था, इसका एक बार और करेंगे तो 5z का 1/5 आ जाएगा, डिवीजन में आता है इंटीग्रेशन में। कांस्टेंट आपने c2/5 ले लिया, 5x को इधर एलसीएम में ले गए, c2 आपके पास ये आ गया, दूसरा सॉल्यूशन आपके पास आ गया। अब देखिए इसकी वैल्यू को वापस कर देते हैं, जो c1 की वैल्यू है, c1 की वैल्यू को आपने वापस किया तो ये आपके पास सॉल्यूशन आया 5x log 5z प्लस 10 y माइनस 3x इक्वल। दोनों को आप साथ में एसोसिएट करके लिख दीजिए, आपका सॉल्यूशन बन गया, या एक को दूसरे का फंक्शन बनाकर लिख दीजिए, आपका सॉल्यूशन। हाई स्टूडेंट आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सभी क्वेश्चन अपने आप में अलग अलग हैं, कुछ ना कुछ इसके अंदर स्पेशलिटी है, इसलिए हमने ली हुई है। तो आपने देखिए यहाँ लिया, वी हैव पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए क्या है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये है एक्स स्क्वायर पी वाई स्क्वायर क्यू एक्स प्लस वाई जेड। तो देख रहे हैं पी और क्यू फिर से आपके फर्स्ट ऑर्डर में है और कहीं भी मल्टीप्लाई करके नहीं दे रखे हैं, तो ये कौन सी हो गई, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। इनका सोल्यूशन करने के लिए हमारे पास लैग्रांजीज मेथड है, तो लैग्रांजी फॉर्म से इसकी कंपेयर करें। तो आप लिखेंगे कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म ऑफ लैग्रांजीज इक्वेशन। देखिए जब आपने इससे कंपैरिजन किया, देखिए क्या हमारे पास है, ये हमारे पास है P स्मॉल p कैपिटल Q स्मॉल q इक्वल्स टू r। इसका मतलब कैपिटल P इक्वल्स टू कितना है हमारे पास, एक्स स्क्वायर, कैपिटल Q कितना मतलब है इसका y स्क्वायर, कैपिटल R कितना हो गया, देखिए हमारे पास ये x प्लस वाई जेड, अब देखिए आपके लिखते हैं, जब ये कंपेयर कर लेते हैं तो लैग्रांजीज सब्सिडियरी इक्वेशन। देखिए लैग्रांजी सब्सिडियरी इक्वेशन होती क्या है हमारे पास, वो ये होती है dx अपॉन p dy अपॉन q dz अपॉन r। इसका मतलब ये कितनी बन गई है हमारे पास, ये dx अपॉन एक्स स्क्वायर dy अपॉन वाई स्क्वायर और dz अपॉन x प्लस वाई जेड। अब स्टूडेंट देखिए लैग्रांजी सब्सिडियरी इक्वेशन जब आपने लिख दी तो फिर से वही बात, आपको अपने टर्म्स को ऐसे एसोसिएट करना है या इस प्रकार से आपको लिखना है कि जिससे आपके वेरिएबल क्या हो जाए, आपस में सेपरेट हो जाए।
या फिर इस तरीके से अपने मल्टीप्लायर चूज करिए कि क्या बन जाए, p प्लस क्यू प्लस आर करने पर आपका समीशन क्या बन जाए, 0 बन जाए। तो यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, लेकिन आप देखें अगर फर्स्ट और सेकंड टर्म को आप अपने साथ में ले लें तो आप देख रहे हैं कि x के नीचे x है और y के नीचे y है, तो यानी फर्स्ट और सेकंड टर्म को आप साथ में ले सकते हैं। देखिए आपने क्या कहा यहाँ पर, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, फर्स्ट एंड सेकंड टर्म टूगेदर, आपने साथ में लिया। कैसे लिया वो लिख दीजिए, सच दैट, कैसे लिया, dx अपॉन एक्स स्क्वायर dy अपॉन वाई स्क्वायर। तो देखिए आप इसका करेंगे, वेरिएबल ऑलरेडी सेपरेटेड हो गए हैं, तो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। देखिए जब आपने इसका इंटीग्रेशन किया तो कितना मिला, देखिए आपको ये x की पावर -2 dx, y की पावर -2 dy। देखिए x की पावर -1 का मतलब ये क्या हो गया, -1 अपॉन x, ये -1 अपॉन y, और ये क्या ले लीजिए आप यहाँ पर 1 अपॉन C1, या जनरली कुछ भी आप ले लीजिए, C1 आप यहाँ पर ले सकते हैं, C1 आपने यहाँ पर ले लिया। तो देखिए आपको क्या मिला, -C1 ले लेंगे तो माइनस कॉमन लेने से भी आपका काम और इजी बन सकता है। ये आपने लिया 1 अपॉन x, ये 1 अपॉन y आ गया, ये आपका C1 आ गया। तो यानी आप इसका क्या बोल सकते हैं, 1 अपॉन y माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू C1। देखिए ये आपका पहला सॉल्यूशन आपको मिल गया है, जिसको आप इक्वेशन 1 बोल। तो देखिए ये जो पहला सॉल्यूशन आपको मिला है, ये पहला सॉल्यूशन बिल्कुल इजीली आपको मिल गया, लेकिन जो दूसरा सॉल्यूशन है उसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ता है। पहले सॉल्यूशन में ज्यादा कुछ सोचना नहीं होता है, वो आपको जनरली वेरिएबल सेपरेट करने से ही मिल जाता है। तो देखिए आपने क्या देखा कि देखिए दोनों वेरिएबल आपस में सेपरेटेड हैं, x के साथ dx है, y के साथ dy। आपने इंटीग्रेशन किया, -1 अपॉन एक्स -1 अपॉन वाई आ गया, C1 आ गया। इसको आपने इस तरीके से पहला सॉल्यूशन लिखा। अब देखिए जब आप अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन को एक बार फिर से देख रहे हैं तो इस प्रकार से एसोसिएट अगर दोबारा करना चाहें तो ऐसे वेरिएबल आपको नहीं मिल रहे हैं। तो मतलब यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है कि या तो कुछ ऐसे कांस्टेंट या वेरिएबल निकाल लें, अपने मन में सोच लें कि जिससे क्या बन जाए, p प्लस क्यू प्लस आर करने पर समेशन 0 आ जाए। तो यहाँ पर वैसा भी पॉसिबल नहीं दिख रहा है, लेकिन एक चीज देखिए यहाँ पर पॉसिबल है। सारी कंडीशंस आपको दिमाग में सोचकर चलनी पड़ती है, क्योंकि कोई भी किसी क्वेश्चन में काम आ सकती है, कोई ऐसा प्रीफिक्स इसके अंदर रूल नहीं होता, इसलिए अपने आप में मेथड थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला हो। तो आप देखिए इन दो को अगर साथ में ले लें, फर्स्ट सेकंड को, और साथ में थर्ड के साथ एसोसिएट कर दें, तो आप नीचे देखें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इधर एक्स प्लस वाई है तो कैंसिल हो सकता है। तो आप क्या करें, टेकिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टर्म सच दैट, कैसे लिखें, तो आपने क्या लिखा, टेकिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टर्म टूगेदर सच दैट कैसे लें, इस प्रकार से ले लें। देखिए dx माइनस dy, इसको इसमें से घटा दीजिए, और तीसरा वाला जो dz है आपके पास वो क्या है, x प्लस वाई z। देखिए ऐसा करने से हमारा क्या फायदा हुआ है, फायदा ये हुआ है dx माइनस dy, ये x प्लस वाई, ये x माइनस वाई हो जाता है, और ये आपको कितना मिलेगा, dz अपॉन x प्लस वाई, और ये z हो जाए, ये इससे हमारा कैंसिल हो गया। तो यानी ये क्या मिलेगा आपके पास, ये dx माइनस dy, ये कितना हो गया, x माइनस वाई, और ये dz अपॉन। आप देख रहे हैं कि वेरिएबल क्या हो गए हैं, सेपरेटेड हो गए। आप क्या करते हैं, आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड से देखिए आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो देखिए क्या मिल जाएगा आपको, नीचे के वेरिएबल का ऊपर डेरिवेटिव दे रखा है, तो ये कितना मिल गया आपको, ये log x माइनस वाई, ये log z हो गया। कांस्टेंट को तीसरे वाले को भी आप log में ले लीजिए, ये कितना मिलेगा आपको, log x माइनस वाई log z, और ये कितना मिलेगा आपको, log c2। अब देखिए m माइनस n, log का रूल आप जानते हैं जनरल, x माइनस वाई अपॉन जेड, ये आपका log c2 हो जाएगा। इसका मतलब दूसरा सॉल्यूशन आपका आ गया है x माइनस वाई अपॉन जेड इक्वल टू c2। अब देखिए जो फाइनल सॉल्यूशन आप लिखते हैं वो दोनों सॉल्यूशन को साथ में एसोसिएट करके लिखते हैं। पहला सॉल्यूशन आपके पास ये है, दूसरा सॉल्यूशन आपके पास ये वाला है, तो आप लिखेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन इज, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है आपके पास, इस तरीके से फंक्शन बना दीजिए एक को दूसरे का,
ये लिख सकते हैं आप। तो दूसरा वाला आपके पास कितना आया है, ये आया x माइनस वाई अपॉन जेड, x माइनस वाई अपॉन जेड, ये 0 हो गया। या आप इसको ऐसा बोल सकते हैं, ऐसे एक को दूसरे का फंक्शन बना के लिख दीजिए, पहले को दूसरे का या दूसरे को पहले का, इसमें कस्टमरी है, कोई ऐसा नहीं कोई इसमें स्पेसिफिक रूल है। तो ये भी आपका सॉल्यूशन है और ये भी आपका सॉल्यूशन है, दोनों ही आपके ये आंसर। तो स्टूडेंट एक बार हल्का सा ओवरव्यू कर लीजिए क्वेश्चन को, आपने क्या क्या करा। देखिए पहली बात तो जब आपको ये पता चल गया कि ये लैग्रांजी फॉर्म है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव p और q साथ में है और कहीं पर भी उनकी मल्टीप्लिकेशन नहीं है और दोनों ही क्या है, फर्स्ट डिग्री में है, तो ये कौन सी होगी, लैग्रांजी इक्वेशन बन गई। एग्जाम में सबसे पहला काम आइडेंटिफिकेशन का ही होता है। तो आपने जब लैग्रांजी फॉर्म से कंपेयर किया तो आपके पास पी क्यू आर मिले, आपने क्या लिखी, सब्सिडियरी इक्वेशन। सब्सिडियरी इक्वेशन लिखने के बाद आपने देखा कि दो टर्म तो ऐसे हैं जो कि इजीली वेरिएबल सेपरेबल हो गए हैं, लेकिन इसके बाद जब आप देख रहे हैं वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो पा रहे, तो आपने क्या करा, अब यहाँ पर एक आपके पास देखिए हर एक क्वेश्चन जो भी आज आपने किया है, इससे प्रीवियस लेक्चर में आपने किए थे, सबके अंदर अलग अलग ट्रिक्स यूज हुई हैं, कोई भी क्वेश्चन दो सेम नहीं थे। तो और साथ ही साथ सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए भी थे, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। तो आपने क्या करा, देखिए शुरू के दो टर्म को इस तरीके से एसोसिएट किया और तीसरे के बराबर रखा। पहले में तो आसानी से आपका इंटीग्रेशन हो गया था, तो दूसरी बार में क्या किया, इस तरीके से एसोसिएट किया जिससे आपका डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, वेरिएबल सेपरेट हो गए, dx dy के साथ xy आ गए और dz के साथ z। इंटीग्रेशन किया, लॉग में आपका आ गया, कांस्टेंट भी आपने लॉग में मान लिया, तो दूसरा कांस्टेंट लॉग के साथ में आपका ये आ गया। दो आपके पास इक्वेशन आई, दोनों को मिलाकर आपने यहाँ पर ये फाइनल सॉल्यूशन आपने लिख दिया। तो स्टूडेंट आज का जो आपका ये लेक्चर रहा है, इसमें आपने क्या किया है कि लैग्रांजीज मेथड के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। 4 क्वेश्चन आज हमने यहाँ पर लिए और चारों ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो कभी ना कभी आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। होपफुली ये मेथड आपकी समझ में आया होगा। जो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम आगे बढ़ेंगे और उसमें जो आपकी हायर ऑर्डर वाली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उनका डिस्कशन हम आगे करना शुरू करेंगे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।